हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी जीको की एक वीडियो है और इसमें हम देख रहे थे किस प्रकार से जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे। इसके बाद में जो हमारा मिडवाल पीरियड है उसकी बात कर लेंगे। मिडवाल पीरियड हम कह सकते हैं जो कि 712 ईस्वी से लेकर और औरंगजेब के काल तक जो माना गया है। तो चलिए उसमें से कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत उस समय जो हिंदू राजा था उसका नाम ताहिर था, ठीक है ना। तो उस पर आक्रमण किया था और उसको हराकर उसने हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए, चचनामा किसके द्वारा लिखा गया। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अरबों के आक्रमण का वर्णन है। तो ये लिखा था अली अहमद द्वारा, ये लिखा गया था। इसके बाद में चचनामा ग्रंथ की जो भाषा थी वो कैसी थी, वो अरबी भाषा थी क्योंकि ये अरब साइड से आए थे। उसके बाद में हम कह सकते हैं सिंध के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो हमें चचनामा से मिलती है। भारत पर अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में कासिम द्वारा किसको हराया था, राजा ताहिर को हराया गया था। इसके बाद में अरबों ने भारत के किस भाग पर विजय प्राप्त करी थी, तो सिंध भाग पर प्राप्त करी थी, यानी कि वे सिंध की तरफ से आए थे, ठीक है ना। चलिए, तो भारतीयों के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का उपयोग किसने किया था, वो अरबों ने किया था। और ये आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ से जो पहले एक सिंधु नदी बहती थी, तो जो अरबी लोग थे वो क्या करते थे, वो सै को है बोलते थे, ठीक है ना। तो हमें वे इसीलिए सिंधु से उन्होंने हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, वो हम कह सकते हैं वो सै को है बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सिंधुवासी कह दिया, यानी कि हिंदूवासी हमको उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये जो हिंदू शब्द आया था ये वहीं से आया हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया था, तो वो अरबों ने फैलाया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में तो जैसे 712 ईस्वी में अरबों द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो उस कड़ी में सबसे पहला जो नाम जुड़ता है वो मोहम्मद किसका, सबसे महमूद गजनबी का जुड़ता है। यानी कि महमूद गजनबी ये वही था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा। तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे। तो उससे थोड़ा सा पहले यानी कि उसके बाद देख लेंगे 17 बार आक्रमण किया, ठीक है ना। तो उससे बाद में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो उसका गुलाम था उसने यहाँ पर भारत के ऊपर शासन किया। क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो था, महमूद गजनवी जो था, वो अपने गुलाम मोहम्मद गोरी को छोड़कर यहाँ से चला गया था, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तराई की लड़ाई बनती है। तराई की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। सबसे पहली जो लड़ाई तराई की लड़ी गई, तराइन की, वो कहाँ हम कह सकते हैं तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई 1191 ईस्वी में। और जिसमें कि मोहम्मद गोरी बुरी तरह से क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। इसके बाद में पुनः 1 साल बाद मोहम्मद गोरी फिर अपनी सेना लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इसमें 1192 ईस्वी में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें विजय मोहम्मद गोरी की हुई। तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो तराइन का पहला युद्ध, ये सारे के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में किस किस के बीच में हुआ ये मैंने बताया, ठीक है ना। इसके बाद में चंदावर, इसके बाद में असली अगला क्वेश्चन आ जाता है चंदावर का लड़ाई, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी को जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था जयचंद ने, तो 1194 ईस्वी में जयचंद पर भी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध को हम किसके रूप में, चंदावर के युद्ध के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। वहीं 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि जयचंद के साथ में लड़ा गया और इसमें भी मोहम्मद गोरी की विजय होती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम, भारत का पहला अरब आक्रमण, ये मैंने बता दिया। महमूद गजनबी जो कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को इसी ने तोड़ा था, ठीक है ना, लूट कर ले गया था मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला मोहम्मद गोरी था, ठीक है ना। इसके बाद में बलबन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के महानतम शासक कौन थे, तो बलबन था। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, नियाते खुदाई और जिले इलाही बलबल द्वारा
ये 2 उपाधियाँ धारण की गई थी। वहीं सुल्तान बनने के पूर्व बलबन किसके प्रधानमंत्री थे, यानी कि जब वो सुल्तान बना था बलबन, तो उससे पहले वो प्रधानमंत्री किसका था, नसरुद्दीन महमूद का वो प्रधानमंत्री था। वहीं रक्त एवं लौह की नीति, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी, तो ये बलबन ने चलाई थी, ठीक है ना। इसके बाद में तुर्क ए चहलगानी को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था, तो तुर्क ए चहलगानी को नष्ट करने वाला भी बलबन ही था, ठीक है ना। वहीं सजदा और पाबोस प्रथा को किसने लागू किया था, सजदा और पाबोस, तो ये भी बलबन द्वारा लागू किए गए थे। बड़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से भी। और हम कह सकते हैं जो 7th क्लास में हमारा मुगल काल स्टार्ट होता है, यानी कि मिड वाले पीरियड स्टार्ट होता है, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन में ही होते हैं, एक क्लास 7th की बुक में आसानी से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो सजदा और पाबोस, यानी कि पाबोस जो कि झुककर सिजदा करने की एक परंपरा मुंडन में होती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये बलबन से स्टार्ट हुई थी। वहीं दीवाने आरिज विभाग किसने शुरू किया था, तो वो भी बलबन द्वारा ही किया गया था। वहीं दीवाने विजारत विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो ये भी बलबन द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तो ये भी बलबन द्वारा किया गया था। वहीं बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि का नाम क्या था, अमीर हसन और अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो वही है जो कि सबसे ज़्यादा सल्तनत काल के सुल्तानों को देखने वाला है, ठीक है ना। अमीर खुसरो जिसको हम क्या तोताए हिंद भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद में हमारा इल्तुतमिश आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी में आता है, तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो इल्तुतमिश आता है, तो उसका काल देख लेंगे। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसी का गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और ये 1236 तक बैठता है, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसकी लड़की रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में सुल्तान की गद्दी पर बैठती है, ठीक है ना। तो इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ करी थी, तो वो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई थी। वहीं तुर्क चहलगानी का गठन किसने किया था, तो वो इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्क चहलगानी का नष्ट करने वाला कौन था, वो बलबन था, ठीक है ना। तो चलिए और आगे देख लेंगे हम इसमें क्या है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। वहीं आरंभ किसने कराया था, आरंभ कराने वाले कौन था, कुतुबुद्दीन। तो वहीं चांदी का टका नामक सिक्का किसने चलाया था, तो वो भी इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। और तांबे का जीतल, यानी कि हम कह सकते हैं चांदी का टका और तांबे का जीतल जिसने चलाया था उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसके बाद में रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, तो इसका टाइम पीरियड आता है, तो ये 1236 ईस्वी से 1240 तक, यानी कि हम कह सकते हैं 4 साल तक ये सुल्तान बनकर रही। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो भी इल्तुतमिश थी। वहीं रजिया ने अमीर आखूर किसे नियुक्त किया था, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मलिक जलालुद्दीन याकूत को उसने किया था। रजिया ने तबरे हिंद का अतादार किसे नियुक्त किया था, तो वो अल्तुनिया को किया था। वहीं रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था, तो वो अल्तुनिया के साथ में इसका विवाह हुआ था, ठीक है ना। तो अब इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और इसके बाद के जो भी सुल्तान हुए उनका थोड़ा टाइम पीरियड देख लेंगे। चलिए तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश के एक थोड़ा उनका सीक्वेंस देख लेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि वो 1206 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और 1210 तक वो क्या हुआ, शासन किया उसने भारत के ऊपर, ठीक है ना, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद में आराम शाह 1210 से 1211 तक, इसके बाद में जिसका टाइम पीरियड बहुत ही कम समय के लिए सुल्तान रहा। इसके बाद में इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, एक लंबे समय तक इसने क्या किया, शासन किया। वहीं रकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236, यानी कि इसका भी बहुत ही कम समय था। वहीं इसके बाद में जो शासन आया किसका आता, तो वो रजिया सुल्तान का आता, 1236 से 1240 तक, 4 साल तक। इसके बाद में मौजूदीन बहरम शाह, ये कोई इसके बाद में गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1286 के बीच में, ठीक है ना। तो ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
इसके बाद में देख लेंगे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश की स्थापना, वहीं गयासुद्दीन तुगलक, हम कह सकते हैं तुगलक वंश की स्थापना। वहीं सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज़र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद में बहलोल लोदी द्वारा क्या था? लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो ये कुछ स्थापना में से पूछे गए कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, कि किसकी गुलाम वंश की स्थापना हम कह सकते हैं किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। वहीं तुगलक वंश की स्थापना हम कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। वहीं खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है ना, और सैयद वंश की खिज़र खां द्वारा की गई थी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में तो इनका टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुलाम वंश की कब से कब तक चला। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक का जो पीरियड रहा वो, इसमें जितने भी सुल्तान हुए सब के सब गुलाम वंश से संबंधित थे। ठीक है ना, इसके बाद में कौन सा? खिलजी वंश आया। ठीक है ना, हम कह सकते हैं 1290 से 1320 तक का जो पीरियड रहा वो किसका था? वो आपका खिलजी वंश का था। ठीक है ना, खिलजी वंश के बाद में हमारा तुगलक वंश आ जाता है। ठीक है ना, तो 1220 से लगाकर 1214 तक यानी कि सबसे लंबा जो शासन रहा वो किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। 1320 से लगाकर 1414 तक का जो पीरियड है वो किसका है? वो आपका तुगलक वंश का है। ठीक है ना, वहीं इसके बाद सैयद वंश का आता है, एक छोटा पीरियड होता है यानी कि 1414 से लेकर 1451 तक के बीच का जो पीरियड आगा वो किसका है? वो आपका सैयद वंश का है। वहीं लोधी वंश की यदि हम बात कर लेते हैं तो 1451 से और हम कह सकते हैं 1526 तक इसका क्या रहा? शासन रहा लोधी वंश का। तो ये कुछ सुल्तान के काल थे। 5 सुल्तान हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और हमारा लोधी वंश। ठीक है ना, तो ये इनके टाइम पीरियड है, ये भी अक्सर याद रखने जरूरी हो जाते हैं। तो 1200 हम कह सकते हैं 1206 से 1290 तक, 1290 से लेकर 1230 तक, 1330 तक, 1330 से लेकर 1414 तक, 1414 से लेकर और हम कह सकते हैं 1451 तक के बीच का जो काल रहा वो आपका सैयद वंश का रहा। ठीक है ना, लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच का काल। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद देख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जो तुगलक वंश हमारा हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उसका जूना खां था। ठीक है ना, वहीं बुद्धिमान मूर्ख शासक किस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है क्योंकि इससे बड़ा विद्वान सुल्तान हम कह सकते हैं जो आपका ये सल्तनत पीरियड था उससे कोई भी नहीं था। बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था लेकिन इसके सारे कार्य कैसे थे? विफल रही, यानी कि सारी योजनाएं इसकी उल्टी रही। इस वजह से इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत में सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने कराया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ठीक है ना, और इस चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी थी। यानी कि मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा चलाना, दिल्ली की राजधानी देवगिरी लेकर जाना, इसके ये सारे के सारे जो इसकी योजनाएं थी ये सब विफल रही और इनसे बहुत बड़ा नुकसान रहा। इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इब्न बतूता हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। चलिए इसके बाद फिरोज शाह तुगलक को देख लेंगे जो कि 1351 से लेकर 1338 तक के बीच का कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस नदी पर अपनी नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक को बेसिकली नहरों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा नहरें का निर्माण हम कह सकते हैं तो फिरोज शाह के काल में किया गया था। तो घग्गर नदी के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। टोपरा तथा मेरठ से 200 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। यानी कि अशोक के जो स्तंभ थे उनको टोपरा तथा मेरठ से कहाँ लेके गया था? ये दिल्ली ले गया था। वहीं दीवाने बदगान विभाग की शुरुआत किसने करी थी? तो वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। वहीं दीवाने खैरात विभाग की शुरुआत किसने करी थी? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। वहीं फतुहत ए फिरोज शाही की रचना किसने करी थी? तो वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। किससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं देख लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसप ये एक नाम था इसका। पुस्तक पद्मावत में किस सुल्तान का उल्लेख है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि पद्मावत पुस्तक जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, और जिसमें हम कह सकते हैं राजस्थान के एक शासक के साथ में किसकी जो लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में इसका वर्णन किया गया है कि और जिसकी रचना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने करी थी? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी
का वर्णन है, ठीक है ना। बाजार नीति एवं मूल्य निर्धारण के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, कानून बनाए और हुलिया दागने की प्रथा, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि स्थायी सेना रखने का जो प्रावधान था वो भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। सेना को पैसे देना, ठीक है ना, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही क्या थी, चीज़ें थी। इसके बाद में राशन कार्ड की शुरुआत किसने कराई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रथम बार इसको किया गया। नई पूंजी सीरी के लिए किस सुल्तान को जाना जाता है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी को ही जाना जाता है। इसके बाद में सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत यदि किसने करी थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। वहीं सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? और घोड़ों को दागने की प्रणाली की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही की गई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा ये हो गया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर, ठीक है ना, जिसको कि 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसका सेनापति का नाम क्या है? मलिक काफूर, ठीक है। चलिए, जो कि दक्षिण के अभियान में भी, यानी कि दक्षिण को हराने के लिए, यानी कि दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो वही है जो कि सबसे ज़्यादा सल्तनत काल को देखने वाला है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में कुछ मकबरे हैं जिनको अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि किसका मकबरा कहाँ है। तो बाबर, सबसे पहले बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। पहले बाबर को दफना गया था भारत में ही, लेकिन इसको फिर किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको स्थानांतरित करके इसको काबुल में ही दफना गया था। यानी कि 2 बार दफनाए जाने वाला कौन था? बाबर था। इसके बाद में हुमायूं को दिल्ली में, यानी कि हुमायूं का मकबरा आज भी स्थित है। वहीं अकबर को सिकंदरा में, जो कि आगरा के पास में है, वहाँ पे दफनाया गया था। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे? लाहौर में है, लाहौर में। इसके बाद शाहजहाँ आगरा, औरंगजेब दौलताबाद, वहीं बहादुर शाह जाफ़र, यानी कि जो कि रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी, अंतिम मुग़ल बादशाह। यानी कि ये सारे के सारे कुछ मुग़ल बादशाह हैं जिनके मकबरे अक्सर आ जाते हैं। अकबर का जैसे सिकंदरा में है, ठीक है ना। तो ये हम इनको देख लेंगे दोबारा। बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहाँ आगरा, वहीं औरंगजेब दौलताबाद, वहीं बहादुर शाह जाफ़र रंगून, जिसे हम बर्मा या म्यांमार भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद में देख लें, ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया हम कह सकते हैं ताजमहल की फोर्ड नकल, ठीक है ना, जो कि औरंगाबाद में बनाया गया है। वहीं चलिए, शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ये वही था जिसने हुमायूं को 2 युद्धों में, यानी कि हम कह सकते हैं 1539 और 1540 चौसा की लड़ाई में और बिलग्राम की लड़ाई में हराया था हुमायूं को, ठीक है ना। तो चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। और ये मैंने सब आपको बता दिया। कन्नौज, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। और सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई। चलिए, इसके बाद में ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि जो बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण लड़ाई जो बैक टू बैक लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यानी कि जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उस पर बाबर ने आक्रमण किया और पानीपत के क्षेत्र में उनकी लड़ाई हुई, इसलिए उसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। वहीं खानवा का युद्ध, ठीक है ना, 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें विजयी बाबर की होती है। वहीं जो तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। इसके बाद में घाघरा का युद्ध, जो कि हम कह सकते हैं जो महमूद लोधी यानी कि जो अफ़गान थे उनके बीच में लड़ा गया, अफ़गानों के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। और जो अकबर की जो मृत्यु होती है वो 1530 ईस्वी में ये बाबर का युद्ध है। यानी कि ये जो चीज़ें है बाबर के बारे में हमने बात करी, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1539, ठीक है ना, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किस किस के बीच में ये युद्ध लड़े गए। चलिए, इसके बाद में आगे देख लेंगे।
तो इनका टाइम पीरियड भी आ जाता है, यानी कि जो हमारा मुग़ल काल है, मुग़ल काल में जैसे जो शुरुआत होती है, जिसकी स्थापना बाबर द्वारा हो जाती है 1526 ईस्वी में। इसके बाद में बाबर का जो पुत्र होता है वो हुमायूं का पुत्र हम कह सकते हैं अकबर का पुत्र जागीर का पुत्र शाहजहाँ का पुत्र औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद में अन्य मुग़ल बादशाह, और अंतिम में बहादुर शाह ज़फ़र आ जाते हैं। तो इनका मुग़ल टाइम पीरियड भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो बाबर 1526 से 1530 में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, और इसके बाद में हुमायूं 1530 से और 1556 तक रहता है। इसके बाद में अकबर 1556 से 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जहांगीर 1605 में आता है, सिंहासन पर बैठता है, और 1627 तक सिंहासन पर रहता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं होती, उसको शाहजहाँ क्या करता है, जेल में डाल देता है। वहीं शाहजहाँ अपना राज्याभिषेक 1627 ईस्वी में करता है। इसके बाद में हम कह सकते हैं, चलिए तो देख लेते हैं। इसके बाद में शाहजहाँ को देखते हैं 1627 से 1658 के बीच में, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के बीच में। वहीं बहादुर शाह प्रथम और ये आ जाते हैं, फर्रुखसियार जिसको घृणित शहर भी कहते हैं। इसके बाद में ये बहुत सारे छोटे छोटे मुग़ल बादशाह आते हैं, लेकिन अंतिम हमारा कौन होता है, बहादुर शाह जाफ़र, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1837 से 1857 के बीच में। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद में ये बस यहीं तक हमारा ये पीरियड था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने देखे, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने देखा कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जीके की दृष्टि से। और क्लास 7th में, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो एनसीईआरटी की 7th की बुक से ये कुछ क्वेश्चन लिए गए थे, ठीक है ना। तो आप ये आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगे। आई होप बच्चों आपको ये पसंद आए होंगे, और आप इनको याद रखना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये आपको सक्सेस और सफलता जरूर दिलाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।